नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसमें हम जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि जनसंख्या होती क्या है, यानी जनसंख्या जो हम पढ़ने वाले हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो किसी स्थान विशेष पर निवास करने वाले लोगों की संख्या वहां की जनसंख्या कहलाती है। कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे कि भारत है, अपन किसी भारत को एक स्थान विशेष मानते हैं, तो भारत में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या है वो भारत की जनसंख्या कहलाती है। यह जनसंख्या है किसी देश का वास्तविक आधार होती है, यानी कोई देश अपनी जनसंख्या के लिए ही सभी कार्य है वो करता है। ये जनसंख्या ना हो तो उस देश का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए यह जनसंख्या उस देश का वास्तविक आधार होती है। तो सिंपल सी बात हमें ध्यान रखना है, जनसंख्या क्या होती है। तो किसी स्थान विशेष पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, उस स्थान की जनसंख्या है वो कहलाती है। अब हम इस जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या के बारे में पढ़ने से क्या फायदा होता है, यानी क्यों लोग हैं वो जनसंख्या है उसके संदर्भ में जानकारी रखते हैं, क्यों सरकार है वो जनगणना करवाती है। इसलिए करवाती है ताकि जनसंख्या के बारे में जानकारी मिल सके। इस जानकारी से क्या होगा, विकास के कार्य हैं वो किए जाएंगे, यानी कितनी मात्रा में हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, संसाधन कैसे उपयोग में लेने होंगे, नए संसाधनों का निर्माण है तो वो कैसे करना होगा, रोजगार कैसे चलेगा, देश में जो जनसंख्या है वो सुव्यवस्थित रूप से कैसे रहेगी, यह उस जनसंख्या के अध्ययन से ही पता चलता है। इस अध्ययन के दौरान अपन वितरण का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का घनत्व का अध्ययन करते हैं, वृद्धि का अध्ययन करते हैं, यानी ये तीन तथ्य तो मूल रूप से करते हैं। इसके अलावा साक्षरता है, लिंगानुपात है, आयु है, एज ग्रुप का यानी संरचना का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें वितरण घनत्व और वृद्धि है वो अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वितरण। वितरण का मतलब होता है स्थिति या बंटवारा, यानी जो विश्व की जनसंख्या है वो कैसे कैसे करके किन किन स्थानों पर रह रही है। तो फ्रेंड्स बात करें तो वर्तमान तक लगभग 7.7 अरब यानी 7.25 अरब, लगभग 7.7 अरब है वह विश्व की जनसंख्या है। और यह जनसंख्या है उसका वितरण असमान है। असमान कैसे, यदि अपन इसके वितरण का अध्ययन करें तो हमें अनेक असमानताएं देखने को मिलेगी। तो कई बार प्रश्न आता है कि जनसंख्या के वितरण में क्या असमानताएं हैं, तो वही मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली असमानता है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या, यानी विश्व की 2/3 जनसंख्या विश्व के 14% क्षेत्र पर निवास करती है, यानी कि विश्व की अधिकतर जनसंख्या है वो विश्व के मात्र 14% क्षेत्र है उस पर निवास करती है। एक अनुमान ये भी आता है कि विश्व की 57% जनसंख्या मात्र इसके 5% भाग पर निवास करती है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या इसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर निवास करती है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है विश्व की 2/3 जनसंख्या 14% स्थान पर, जबकि 57% जनसंख्या 5%, यानी विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके बहुत ही कम भूभाग पर जनसंख्या है वो सघन रूप में निवास करती है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। वितरण के असमानता संबंधी दूसरा तथ्य है कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2/3 भाग, विश्व का 2/3 भाग निर्जन है, यानी इस भाग पर कोई भी जनसंख्या है वो निवास नहीं करती है, यानी लगभग 90% भाग ऐसा है जहां पर मात्र 10% जनसंख्या रहती है, जबकि विश्व का 10% भाग ऐसा है, यानी धरातल का
90% भाग ऐसा है जहां पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि धरातल का 10% भाग ऐसा है जहां पर 90% जनसंख्या है वो निवास करती है। ये भी दूसरा वितरण संबंधी असमानता है। तीसरी असमानता, यदि हम बात करें गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो विश्व की अधिकतम जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, लगभग 85%। विश्व की जनसंख्या का 85% भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है और शेष है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो 85% उत्तरी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में बचा मात्र 15%। चौथी असमानता, यदि बात करें महाद्वीपों के आधार पर, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप ऐसे महाद्वीप है जो विश्व की जनसंख्या का अधिकतर भाग है वो रखते हैं, यानी लगभग 3/4 विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग है, यानी विश्व की 3/4 जनसंख्या, 3/4 जनसंख्या है वो केवल विश्व के 2 महाद्वीप एशिया व यूरोप में निवास करती है। बात करें यदि ऐसे ही तरह की ओसेनिया की, यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके पास के क्षेत्र ओसेनिया, तो ओसेनिया में मात्र 0.53 यानी आधा प्रतिशत के आसपास जनसंख्या है वो निवास करती है। तो ये भी वितरण संबंधी एक बड़ी असमानता है जो कि हमें देखने को मिलती है। बात करें अक्षांशों से संबंधित, तो 5वीं विशेषता आती है कि विश्व की जनसंख्या का 80% भाग, यानी जनसंख्या का 80% भाग है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में रहते हैं, यानी 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो जनसंख्या है वो 1% से भी कम रहती है, क्योंकि 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है वो शीतोष्ण कटिबंध का अधिकतर क्षेत्र आता है, जहां पर सर्दियों के महीने ज्यादा और गर्मियों के महीने कम होते हैं। 60 डिग्री से ऊपर वो भाग है जहां पर बर्फ जमी रहती है, और 0 से 20 डिग्री के मध्य बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए 20 से 60 डिग्री है वो मानव के निवास योग्य स्थान है। बात करें यदि विश्व की जनसंख्या का अधिकतर भाग, तो 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है, महाद्वीपों के किनारों पर, क्योंकि महाद्वीपों के किनारों पर है वो जनसंख्या को काफी ज्यादा सुविधाएं रहती है, जिसमें व्यापार की सुविधा सबसे अच्छी होती है। जैसे जैसे हम आंतरिक भागों की ओर बढ़ते जाते हैं, विश्व की जनसंख्या का जमाव है वो कम होता जाता है, यानी वहां पर जनसंख्या हमें कम मिलती है, सकेंद्रण उसका घटता जाता है। 7वां बिंदु है विश्व की जनसंख्या का 80% भाग, यानी विश्व की जो जनसंख्या है उसका 80% भाग 500 मीटर ऊंचाई से अधिक, यानी सागर तल से 500 मीटर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 80% भाग है वो रहता है। तो ये जनसंख्या वितरण की असमानताएं हैं। प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या वितरण की कोई 5 असमानताएं बताइए, तो 7 असमानताएं हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं यह ऐसा क्यों है, यानी इस वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अपन पढ़ेंगे वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण, फ्रेंड्स घनत्व को भी यही कारक प्रभावित करते हैं, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हैं जो कि विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अपन वो कारक पढ़ेंगे जो कि विश्वव्यापी है, यानी सबसे पहले कारकों में अपन वो कारक लेंगे जो कि विश्वव्यापी है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या को है वो प्रभावित करते हैं। दूसरे कारक ऐसे लेंगे जो प्रादेशिक है, यानी किसी प्रदेश विशेष के हैं। तीसरे कारक अपन लेंगे ऐसे जो कि उस स्थान की संस्कृति के कारण बने हैं, जिसे अपन कहेंगे सांस्कृतिक कारक। और चौथे कारक लेंगे समय को प्रभावित करते हैं, वो है सामयिक कारक। सबसे पहले विश्वव्यापी कारक में सबसे पहला जो कारक है वो है अवस्थिति, यानी कोई देश विश्व के कौन से स्थान पर स्थित है। जैसे विश्व में भूमध्य रेखा के निकट और ध्रुवों के निकट जनसंख्या है उनका सकेंद्रण कम है,
भूमध्य रेखा पर तो अत्यधिक गर्मी है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जनसंख्या मिलती है, लेकिन ध्रुव पर अत्यधिक सर्दी है जिसके कारण वहां पर जनसंख्या है वो बहुत कम है। यदि 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक लेते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 1% भी वहां पर नहीं मिलता है। यानी एस्किमो जैसे कुछ जनजातियां हैं वो वहां पर पाई जाती है, जो कि सबसे पहला कारक है। दूसरा है जलवायु दशा। दूसरा कारक विश्वव्यापी यही है कि अभी हमने बात की थी कि भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक है वो गर्मी पाई जाती है, तो अत्यधिक गर्मी है वो असहनीय होती है। दूसरा जो मरुस्थलीय भाग है जैसे सहारा है, लीबिया है, कालाहारी है, ऐसे स्थानों पर भी जनसंख्या कम मिलती है क्योंकि यहाँ पर जलवायु अत्यधिक असहनीय होती है। जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में तो जनसंख्या है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है क्योंकि वहां पर जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है। तो ये कारक भी प्रभावित करते हैं। तीसरा जो कारक है वो है धरातल। मनुष्य हमेशा ऐसे धरातल पर रहना पसंद करेगा जो समतल हो, मैदानी हो। तो समतल और मैदानी धरातल पर जनसंख्या है वो ज्यादा मिलती है। चौथा जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई फ्रेंड, जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान है वो घटता जाएगा। घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है या फिर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अधिकतर जनसंख्या है वो विश्व की 500 मीटर से ऊंचाई वाले स्थान पर रहती है। यानी समुद्र तल से 500 मीटर से ऊंचा स्थान है वहां पर विश्व की लगभग 80% जनसंख्या है वो रहती है। अन्य स्थानों पर जनसंख्या का जमाव है वो 500 मीटर से नीचे कम है, जबकि जहां पर अधिक ऊंचाई पर जहां ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है वहां पर भी लोग निवास नहीं करते। तो अपने को यदि ये पूछे जाए कि विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विश्वव्यापी कारक बताने हैं तो अवस्थिति, जलवायु, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरे हैं प्रादेशिक कारक, यानी किसी प्रदेश में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों होता है। सबसे पहला कारक है भूमि की बनावट, यानी उस स्थान पर भूमि की बनावट कैसी है। उबड़ खाबड़ है, समतल है, मैदानी है, पठारी है या कुछ और है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि मैदानी भाग में ज्यादा लोग रहेंगे, पठारी जो पहाड़ी भाग है वहां पर कम लोग रहेंगे। दूसरा आता है जल आपूर्ति। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना तो रह ही नहीं सकता। दूसरा कारक आता है जल, यानी जल की मनुष्य को भोजन से भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो ऐसे स्थान का चयन करता है जहां पर जल आसानी से मिल जाए। इसीलिए विश्व की अधिकतर सभ्यता है वो नदी घाटियों के पास मिली है। जहां पर मनुष्य निवास करता है वहां की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी पर वह कृषि कार्य आसानी से कर सकेगा, जिससे उसके भोजन की आपूर्ति है वो होती रहेगी। वनस्पति न केवल मानव जीवन को बल्कि वातावरण को भी प्रभावित करती है, इसलिए वनस्पति मनुष्य के संसाधन जुटाने की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसलिए वनस्पति होगी वहीं मनुष्य है वो निवास करना पसंद करेगा। खनिज और शक्ति के संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन ये भी मनुष्य के जीवन यापन के अहम साधन बन गए हैं। तो जहां पर ये साधन आसानी से मिल जाएंगे वहीं पर मनुष्य है वो निवास करेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। विश्व के जो प्रादेशिक कारक हैं जनसंख्या के, उनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। सबसे पहला है आर्थिक व्यवस्था, यानी किसी स्थान का आर्थिक स्तर कैसा है। ऐसा नहीं कि जहां पर ऐसे लोग रहते हैं उनके पास रोजगार ही नहीं है, बहुत कमजोर है, उनके आसपास संसाधन मौजूद नहीं है, वहां पर लोग नहीं रहेंगे। लोग वहां पर रहेंगे जहां पर कमाई का कोई साधन मिलेगा। तो आर्थिक व्यवस्था। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था। तो जहां पर राजनीतिक व्यवस्था है वो अच्छी हो, जो अच्छी हो और लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, वहां राजा उत्तम हो या फिर शासक उत्तम हो या फिर लोगों द्वारा बनाया गया शासन हो, वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं।
नंबर 3 परिवहन और व्यापार। तो किसी स्थान पर परिवहन और व्यापार की सुविधा यदि होती है तो मनुष्य का रहना है वो सरल और अच्छा रहता है, अन्यथा मनुष्य किसी स्थान पर इन साधनों के बिना निवास नहीं करता। मनोवैज्ञानिक कारक भी ऐसा ही कारक है। तो मनोवैज्ञानिक कारक है वो मनुष्य की मानसिक स्थिति के आधार पर निर्भर रहता है कि वह कैसे क्षेत्र में रहना पसंद करता है। यानी किसी व्यक्ति की जो रहने या निवास करने की जो प्रसन्नता होती है, यानी मन होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कोई ठंडे प्रदेश में रहना चाहता है, जबकि कोई पहाड़ी एरिया में रहना चाहता है, कोई ऐसे क्षेत्र में रहना चाहता है जहां पर पेड़ पौधे हो, तो कोई ऐसे क्षेत्र में रहना चाहता है जो कि जल के निकट हो। तो ऐसे मनुष्य के मनोवैज्ञानिक कारक है वो होते हैं। सामयिक कारक, वर्तमान जो वातावरण है वह अनुकूल होना चाहिए। वर्तमान वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, तभी लोग रहेंगे। ऐसा नहीं आंधी तूफान आ रहे हैं वहां पर मनुष्य नहीं रहते। दूसरा है पारस्परिक निर्भरता। मनुष्य प्रत्येक कार्य के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य सारे काम अपने आप नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति को टेक्निकल वर्क आता है तो एक व्यक्ति तो वह खेती करना नहीं जानता। यदि खेती करना जानता है तो वह मटके या फिर इंजीनियरिंग के सामान नहीं जानता, कुछ घर बनाना नहीं आता। यानी लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक व्यक्ति को कोई कार्य आता है, एक व्यक्ति को कोई कार्य आता है, तो उस आधार पर पारस्परिक निर्भरता भी जरूरी है। तीसरा सामयिक कारक में आता है धर्म। यानी प्रत्येक मनुष्य का अपना एक धर्म होता है। हो सकता है कुछ व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मानते हो, तो वह अपने ही समुदाय के लोगों में रहना अधिक पसंद करता है। नेक्स्ट है सामाजिक मान्यताएं। यानी किसी समाज की क्या मान्यताएं हैं, वह समाज कैसी स्थिति में है और किस प्रकार अपना कार्य करता है, वह भी उस व्यक्ति के रहने को प्रभावित करता है। एक समाज की संरचना कैसी है वो भी सामयिक कारक में आएगा। यानी वर्तमान समाज की संरचना कैसी है, तो समाज की संरचना, ये संरचना भी व्यक्ति के निवास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम पढ़ते हैं विश्व की जनसंख्या का वितरण कहां पर कैसे है। अभी हमने असमानताएं पढ़ी है, प्रभावित करने वाले कारक। अब एक मानचित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि विश्व में जनसंख्या कैसे निवास करती है। थैंक यू।